गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है भानु क्लासेस में। तो बच्चों आज के वीडियो में हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, आरएनए इक्वेशन, थ्रेशोल्ड एंड एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो वास्तव में फर्स्ट ऑर्डर की नहीं होती, बट सब कंडीशंस पे वो फर्स्ट ऑर्डर की हो जाती है, बन जाती हैं। ऐसी रिएक्शंस को सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कहते हैं। तो क्या द रिएक्शंस विच आर नॉट रियली या ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर, नॉट ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर, but under some conditions they become first order, they become first order। यानी कि कुछ कंडीशंस पे फर्स्ट ऑर्डर हो जाती हैं, उनको सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस, इट्स कॉल्ड इथाइल एसीटेट। हाइड्रोलिसिस करते हैं, क्या बनता है? एसिटिक एसिड और इथेनॉल। तो ये एक्चुअल में क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बन गई है, क्योंकि हमने इसमें क्या लिया, कुछ कंडीशंस है, ऊपर लिखा है ना अंडर सम कंडीशंस बिकम फर्स्ट ऑर्डर। तो ऐसी क्या कंडीशंस हो जाती है जिसमें फर्स्ट ऑर्डर हो जाए? तो कई बार क्या होता है, रिएक्टेंट ऐसा ले लें जिसकी कंसंट्रेशन में बदलाव ना के बराबर आता है। जैसे मान लीजिए H2O है, इस इथाइल एसीटेट की तुलना में बहुत ज़्यादा है, तो इसमें कितना चेंजेस आएगा? नेग्लिजिबल चेंजेस आएंगे। यानी कि H2O जो है वो हम कांस्टेंट ले सकते हैं। क्यों कांस्टेंट ले सकते हैं? बिकॉज इट इज टेकन इन लार्ज क्वांटिटी देन इथाइल एसीटेट। तो इसमें बदलाव ना के बराबर आया, ना के बराबर आया, तो इसके हिसाब से इसके विद रेस्पेक्ट जो ऑर्डर आया वो जीरो ऑर्डर, बिकॉज इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो रिएक्शन की रेट क्या होगी? कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, और इथाइल एसीटेट, क्योंकि वाटर इज ए कांस्टेंट, तो इसमें तो चेंजेस ना के बराबर हैं। तो रिएक्शन की रेट किस पर निर्भर कर रही है? केवल इथाइल एसीटेट पर। तो इस रिएक्शन को सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। वास्तव में फर्स्ट ऑर्डर नहीं थी, बट एक्चुअल में क्या हुआ कि लार्ज क्वांटिटी में वाटर लेने पर, क्योंकि हम सॉल्वेंट के रूप में ले रहे हैं तो लार्ज तो लेना ही पड़ेगा, तो लार्ज क्वांटिटी वाटर मॉलिक्यूल्स लेने पर इसमें ना के बराबर चेंजेस आते हैं, कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो इसकी रिएक्शन की रेट इथाइल एसीटेट पर ही डिपेंड करती है। सो इट इज़ द फर्स्ट ऑर्डर। एक और एग्जाम्पल भी ले सकते हो आप, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, केन शुगर का इन्वर्जन भी अनदर एग्जाम्पल ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमने शुगर लिया C12H22O11, हाइड्रोलिसिस एसिडिक, तो क्या बना? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो बच्चों यहाँ आप देख रहे हो ग्लूकोज का भी वही फार्मूला है और फ्रक्टोज का भी वही फार्मूला है। ये बायोमोलिक्यूल्स में डिटेल से आएगा, तो अब हम आपको बहुत डिटेल से बताएंगे कि इनके फार्मूला सेम होते हुए नाम अलग क्यों है, क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर्स अलग अलग होती हैं। तो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर भी एक सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ भी आप वाटर मोलिक्यूल्स ले रहे हो, तो इसकी क्वांटिटी में, इसकी कंसंट्रेशन में बदलाव, चेंजेस ना के बराबर आएंगे, कांस्टेंट रहेगा। तो इस रिएक्शन की रेट किस पर डिपेंड कर रही है? सुक्रोज पर, शुगर पर। तो इट इज़ ए सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके बच्चों, इसे नेक्स्ट कर लेते हैं। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बाद आता है थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एक्टिवेशन एनर्जी। व्हाट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एक्टिवेशन एनर्जी? थ्रेशोल्ड एनर्जी किसे कहते हैं? वो मिनिमम एनर्जी जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स के पास ज़रूर होनी चाहिए ताकि उनके कोलिजन्स इफेक्टिव हो सके। एक कोलिजन थ्योरी आएगी अभी। कोलिजन थ्योरी क्या कहती है कि रिएक्शंस आपस में इसलिए होती है
क्योंकि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स एटम्स आपस में टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, इस कारण उनमें रिएक्शन होती है। तो हम बात कर रहे हैं थ्रेशोल्ड की। थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी that must be possessed, that must be possessed by reacting molecules, that must be possessed by reacting molecules so that their collision may be effective, may be effective। इसका मतलब मे बी इफेक्टिव का मतलब ताकि उनकी टक्कर से प्रोडक्ट्स बन सके। इफेक्टिव होने का मतलब प्रोडक्ट बनना, क्योंकि बहुत सारे कोलिजन्स अनइफेक्टिव रहते हैं, उनके कोलिजन होने के बाद भी कोई प्रोडक्ट नहीं बनता। तो इफेक्टिव कोलिजन्स क्या होते हैं बच्चों, जिनसे प्रोडक्ट बनता है, वो कोलिजन जिसे टक्कर होने के बाद प्रोडक्ट बन जाता है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है जी, वो कम से कम एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स के पास जरूर होनी चाहिए ताकि उनकी टक्कर के कारण प्रोडक्ट बन सके, दैट्स कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। और एक होती है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी that is supplied to reactant molecules, so that their energy becomes equal to थ्रेशोल्ड एनर्जी और मोर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को सप्लाई करी जाती है ताकि उनकी एनर्जी जो कम थी वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो सके। यानी कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्टिवेशन कहलाएगी और मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कहलाएगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं बच्चों को, हमेशा आप भी सुन लीजिए कि मान लीजिए आपके पास एक फ़ोन है, आप यूएसए में बैठे किसी आप संबंधी से, आपके मित्र से बात करना चाह रहे हो। एक कॉल करने के लिए कॉल रेट मिनिमम जो है इस फ़ोन से कॉल जाने के लिए यूएसए में आपको कम से कम चाहिए मान लीजिए 15 रुपीज़, मिनिमम बैलेंस होना चाहिए 15 रुपीज़, तो ही कॉल जाएगी। और सपोज़ करो आपके पास जो है, आपके पास है 10 रुपये, तो आप दिन रात भी कोशिश करते रहेंगे तो कॉल नहीं जाने वाली। तो जो मिनिमम बैलेंस है जो कि कॉल के लिए ज़रूरी है, दैट्स कॉल्ड थ्रेशोल्ड बैलेंस। थ्रेशोल्ड बैलेंस कीजिए, वो कम से कम बैलेंस जो कॉल के लिए ज़रूरी है। अब हमारे पास तो अब इनफ बैलेंस नहीं है, 10 रुपये है, तो हम क्या करें, हमें एक्स्ट्रा रुपए इसमें डालने पड़ेंगे ताकि हमारा बैलेंस 15 या इससे ज़्यादा हो सके। तो जो एक्स्ट्रा आपने डाला दैट्स कॉल्ड एक्टिवेशन बैलेंस। तो एक्स्ट्रा आप कम से कम कितना डालोगे कि जी 5 तो कम से कम डालना ही पड़ेगा, उससे ऊपर डालते तो बहुत अच्छी बात है। तो जो एक्स्ट्रा जो डाल रहे हो, एक्स्ट्रा बैलेंस जो डाल रहे हो, दैट्स कॉल्ड एक्टिवेशन बैलेंस। एक्टिवेशन बैलेंस। अब यही कंसेप्ट आप रिएक्शंस पे भी लगा सकते हो। वहाँ क्या होता है, वहाँ पैसे नहीं होते, वहाँ सारा काम एनर्जी में चलता है। तो जो कम से कम एनर्जी है ताकि प्रोडक्ट बन सके, दैट एनर्जी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी। और जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी आपने डाली है कि मान लीजिए आपने 20 डाल दिया, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी आपने डाली है दैट्स कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। मिनिमम बैलेंस, थ्रेशोल्ड बैलेंस, ऐसे ही मिनिमम एनर्जी जो कम से कम चाहिए ही चाहिए
दैट्स कॉल्ड थ्रेशोल्ड। मान लीजिए हम कोई भी A प्लस बी रिएक्शन ले लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं, और उसे प्रोडक्ट बन रहा है। यह हाइपोथेटिकल डाटा है, मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि मान लीजिए इन मॉलिक्यूल्स को एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स को कम से कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है 20 जूल। ओके, जस्ट हाइपोथेटिकल है, मान रहे हैं हम, कोई एक्चुअल में नहीं है ये, तो 20 जूल्स ली। अब इनकी है हमारे पास 15 जूल एनर्जी, तो ये दिन रात भी आपस में A और B कोलाइड करते रहेंगी, प्रोडक्ट नहीं बनने वाला। तो आप क्या करेंगे, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी डालेंगे जो 20 या उससे ज़्यादा कर सके। तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी मान लीजिए आपने इसमें हीट करके इसको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दी 20 जूल, और 20 जूल या कहो आपने 40 जूल्स इसमें सप्लाई कर दी। तो जो 40 जूल है ना, दैट्स कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, कि आपने एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी डाल दी। होप आपको समझ में आया होगा। एक्टिवेशन एनर्जी मिनिमम एनर्जी है, और थ्रेशोल्ड एनर्जी मिनिमम एनर्जी है, और एक्टिवेशन एनर्जी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है। इसके बाद आता है आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन में बच्चों क्या है, आर्हेनियस इक्वेशन क्या बताती है? आर्हेनियस इक्वेशन गिव्स द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। आपने फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्शन रेट में 4-5 पॉइंट्स पढ़े थे, जिनमें एक कंसंट्रेशन था और एक पॉइंट उसमें था टेम्परेचर। तो आज हम टेम्परेचर किस तरह से, टेम्परेचर पर रिएक्शन की रेट किस तरह से निर्भर कर रही है उसको हम, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट, आर्हेनियस इक्वेशन। यानी कि आर्हेनियस इक्वेशन क्या बताती है? ये इक्वेशन बताती है कि टेम्परेचर चेंज करने पर रेट कांस्टेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि दिस इक्वेशन सिंपली गिव द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट। तो आर्हेनियस ने क्या इक्वेशन दी? K A E A अपॉन RT। जहाँ ये टर्म्स यूज हो रही हैं क्या क्या है? K इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट, K रेट कांस्टेंट, A फ्रीक्वेंसी फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, फैक्टर, EA एक्टिवेशन एनर्जी, जो मैं समझा चुका हूँ अभी, एक्टिवेशन एनर्जी। नेक्स्ट R क्या है? गैस कांस्टेंट, R इज गैस कांस्टेंट, और T इज द टेम्परेचर, T इज द टेम्परेचर। A इज द फ्रीक्वेंसी फैक्टर। फ्रीक्वेंसी फैक्टर क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कोलिजन्स की संख्या फ्रीक्वेंसी फैक्टर रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, इसी को और एक्सटेंड करते हैं इस इक्वेशन को, हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। चलो, नेचुरल लॉग के, नेचुरल लॉग EA अपॉन RT, राइट बच्चों? इधर इसको ओपन करेंगे, ये x मान सकते हो, ये y मान सकते हो। log x y क्या होगा? log x प्लस y, तो log A प्लस नेचुरल log EA अपॉन RT। अब ध्यान से समझना एक बात को कि नेचुरल लॉग और E का मल्टीप्लाई 1 आता है, ये दोनों 1 हो गए, तो जो मेरे हाथ के नीचे दबा हुआ है वो फैक्टर पूरा का पूरा रह जाएगा, क्योंकि ये 1 हो चुका है। तो जो पावर EA अपॉन RT है माइनस, वो आगे चली जाएगी। तो क्या हो गया? A माइनस EA अपॉन RT। कितने बच्चे समझे ये? देखो ये माइनस है, प्लस होकर के क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, EA अपॉन RT हो जाएगा। इधर हो गया नेचुरल लॉग K, चल ही रहा है। अब हम बच्चों कंसीडर कर लेते हैं कि भाई टेम्परेचर K1 या रेट कांस्टेंट K1 है, यदि टेम्परेचर T1 करते हैं तो, और रेट कांस्टेंट K2 हो जाएगा यदि टेम्परेचर T2 करते हैं तो। चलो इसी बात को करते हैं। लॉग नेचुरल लॉग K1, नेचुरल लॉग A, EA एक्टिवेशन एनर्जी सेम है, सो 1 2 लगाने की जरूरत नहीं है। R द कांस्टेंट, बदलाव क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर में। टेम्परेचर के कारण किस में बदलाव आ रहा है? रेट कांस्टेंट में, सो K1 कर दिया।
तो जो चीज़ें चेंजेस हो रही हैं उन्हीं में ही के 1 और 2 यूज करना है, बाकी में नहीं। तो इधर हो गया T1। इस इक्वेशन को सेकंड मान सकते हो, ये इक्वेशन फर्स्ट है। ओके, ऐसे ही क्या हो गया, नेचुरल लॉग K2 नेचुरल लॉग A EA अपॉन R T2 इज द थर्ड इक्वेशन। हमने क्या किया, टेम्परेचर T2 किया तो रेट कांस्टेंट K2 हो गया। सिंपल सा एक ऑपरेशन करते हैं, थर्ड इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं, बताइए क्या हो गया। हम सिंपल सा एक ऑपरेशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। चलो बताइए, इधर लेफ्ट साइड K2 K1, थर्ड इक्वेशन नेचुरल लॉग A EA अपॉन R T2, और माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेचुरल लॉग A और क्या हो जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो गया EA अपॉन R T1। ओके, राइट साइड हमने सब्ट्रैक्ट करी है, लेफ्ट साइड ऑलरेडी हो चुकी है। तो बताइए बच्चों, जो चीज़ कैंसिल आउट हो रही है वो कैंसिल कर दो, कैंसिल। ये प्लस वाले टर्म को पहले ले रहे हैं, EA अपॉन RT, और इधर है EA अपॉन RT2, और ये नेचुरल लॉग K2 अपॉन K1, नेचुरल लॉग X माइनस नेचुरल लॉग Y, माइनस लगा हुआ है तो अपॉन में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, K2 अपॉन में K1। इनमें क्या कॉमन हो रहा है, ऊपर से जी एक्टिवेशन एनर्जी EA और नीचे से R कॉमन आउट आ रहा है। बताइए अंदर क्या बच गया, 1 T1 और इधर हो गया T2, राइट। इधर चल रहा है नेचुरल लॉग K2 अपॉन में K1। इसका एलसीएम लेंगे जी, T1 T2 आ गया, डिवाइड करेंगे T2 माइनस T1 हो गया, और ये चल रहा है EA अपॉन में R, और नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.303 लॉग K2 अपॉन में K1। इस 2.303 को इस साइड ले आओ, इधर बच गया लॉग K2 अपॉन K1, EA 2.303 R, और ये चल रहा है T2 माइनस T1 T2। इट इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ द आर्हेनियस इक्वेशन। समझ में आया बच्चों? मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपके समझ में भी आया होगा। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हो। थैंक्स अ लॉट।